हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल के कुछ विशेष क्वेश्चंस की जो कि सीपीसीटी में पहले भी पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स की जो हमारे पीडीएफ के नोट्स हैं, जो टॉपिक वाइज आपको पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सीपीसीटी के, उनके आधार पर यहाँ पर नोट्स तैयार किए गए हैं और थ्योरिकल नोट्स भी हैं। यदि आप परचेस करना चाहते हैं नोट्स को तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, जिनमें आज की जो ये वीडियो है इसमें 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके यहाँ पर बताने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा ये मत सोचिए कि पहले आ चुके हैं तो अब नहीं आएंगे। मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इन्हीं में से सिर्फ थोड़ी बहुत थ्योरी को यहाँ वहाँ करके और आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने और भी वीडियो में जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए तो आपको दिखाया है कि क्वेश्चन आता वैसा का वैसा ही है, सिर्फ थ्योरी में थोड़ा सा उलटफेर कर दिया जाता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाए। पहला क्वेश्चन है, एक स्प्रेडशीट की अनुमति नहीं देता है। तो देखिए, एक स्प्रेडशीट जो होती है वह डाटा मैनिपुलेशन की अनुमति देती है। मतलब आप डाटा में कितना भी हेरफेर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जैसे 75 लिखा है, मैं यहाँ पर चाहूँ तो 65 भी कर सकता हूँ। मतलब ये डाटा को कितना भी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। ग्राफ उत्पादन, मैं अगर चाहूँगा तो यहाँ से ग्राफ के लिए कुछ भी, जैसे देखिए ग्राफ यहाँ पर मैं लेना चाहूँ तो मैं हर प्रकार की यहाँ पर ग्राफ इंसर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद चार्ट भी मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं चाहूँ यहाँ पर कि एनिमेशन, तो स्प्रेडशीट हमें इसकी अनुमति नहीं देती है। इसलिए इसका जो सही आंसर है वह है कि एक स्प्रेडशीट एनिमेशन की अनुमति नहीं देता है। सेकंड क्वेश्चन है, एक प्रारूपी वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? क्योंकि यहाँ पर ब्लैंक दिया है, इसका मतलब कितने कॉलम होते हैं। तो देखिए, एक अगर हम एमएस एक्सेल की वर्कशीट की बात करें जो कि ये है, अगर हम इसके कॉलम की संख्या की बात करें तो 2003 की यदि हम एमएस एक्सेल की बात करेंगे तो उसमें होते हैं 256 कॉलम। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है वह है 256। और रो होती है इसमें 65,536। ठीक है ना। लेकिन अगर इसके स्थान पे कि आपको अभी मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर कि कॉलम 256 होते हैं और वहां पर अगर आपको देखने को मिल जाए 16,384, कितने मैं यहाँ पर संख्या लिख रहा हूं 16,384, तो आपको घबराने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि 2007 और 10 और इसके आगे 2007 के बाद जो भी वर्जन आए हैं उनमें फिर कॉलम की संख्या कितनी कर दी गई है, 16,384। ये जो क्वेश्चन है ये 2003 के आधार पर यहाँ पर दिया हुआ है। हो सकता है अब लेटेस्ट है, ये 2015 का क्वेश्चन था जो पेपर में आया था, अब 2021 चल रहा है, तो इसमें जो हो सकता है ये वाला आपसे पूछा जा सके कि कॉलम की संख्या कितनी होती है 2016 में, 2010 में, 2013 में या 2007 में। तो फिर आपको वहां पर कॉलम की संख्या कितनी लगाना है, 16,384। और यहां पर रो की बात करें तो देखिए यहां पर रो हमारी होती है 10,48,576 यहाँ पर हमारी रो होती है। तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारा 2003 था उसमें 65,536 रो होती थी और कॉलम हमारे 256 होते थे। तो ये अंतर है, ये अंतर बहुत बड़ा है, इसको देखिए। हालांकि आपको ऑप्शन में या तो 2003 के दोनों ही दिए होंगे या फिर आपको 2007 के या उससे आगे वाले वर्जन के बारे में पूछा गया होगा। यहां पर लिखा नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन दिए होंगे वे उसी अनुसार दिए होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये भी दे दिए जाए और ये भी दे दिए जाए, दोनों नहीं होंगे, कोई एक होगा। या तो 2003 के वर्जन का पूछा जाएगा या 2007 या उससे ऊपर के वर्जन का आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि 2016 में एक्सेल की वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं तो आपको 16,000 लगाना है, चाहे वह 2013 लिख दें, चाहे वह 2007 लिख दें, चाहे 2010 लिख दें। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है और ऑप्शन में ये दिया है तो आपको इसके आधार पर फिर आंसर करना है। अब इसके बाद में 11/9/2015 शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया था, एक्सेल में रो और कॉलम के मेल को क्या कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो हमारा जैसे हमारा ये कॉलम है, ठीक है ना, ये कॉलम है और ये हमारी रो है। जब इसको बना के एक ये बॉक्स टाइप का बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं हमारे एक्सेल की भाषा में। तो इसका जो सही आंसर है वह है सेल। एमएस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, एमएस एक्सेल में टाइटल बार होती है, ये है टाइटल बार।
इसके बाद क्या है, ये है स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है ना, स्टैंडर्ड टूल बार। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्टैंडर्ड टूल बार। फिर उसके बाद फॉर्मूला बार होती है, उसके बाद में हमारी हम कह सकते हैं टेक्स्ट एरिया होता है, हमारा स्क्रॉल बार भी होते हैं। लेकिन अगर हम टाइटल बार के नीचे करें तो यहां पर स्टैंडर्ड हमारा टूल बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट विजार्ड का प्रयोग करते हुए कोई भी आसानी एवं जल्दी से क्या बदल सकता है। तो देखिए, चार्ट विजार्ड जो होते हैं हमारी जो ये चार्ट दिए हुए हैं, हम इनके आधार पर किसी भी डाटा को चार्ट में आसानी से बदल सकते हैं। डाटा मतलब डाटा हमारा ये हो गया है, और अगर हम इसको चार्ट में बदलना चाहें तो हम इसको कोई भी चार्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, ये जो नंबर थे इनके आधार पर हमारा चार्ट आसानी से बदल गया है, ठीक है ना। तो ये होता है। अगर इसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो हम और भी चार्ट यहाँ पर ले सकते हैं जिनमें आपको समझ में आ सके। इसको मैंने लिया तो यहाँ पर देखिए अब ये समझ में आने लगा कि कितने कितने क्या क्या परसेंट है, ठीक है ना। तो इससे ये चार्ट होते हैं और इनके आधार पर ही बहुत सी चीजें क्लियर हो जाती है हमारे जो डाटा होता है उसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको हम करते हैं स्किप, क्योंकि हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है और ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सेल में ये बताने के लिए कि हम सेल में एक फॉर्मूला उपयोग कर रहे हैं, यूजर को एक इक्वल का साइन लगाना पड़ता है। जब तक आप इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ पर एक्सेल में फॉर्मूला नहीं लगता है। क्यों? देखिए, जैसे मैं यहाँ पर इक्वल करूं और मैं यहाँ पर सम का अगर यहाँ पर साइन लगा दूं तो देखिए ये है ना, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मूला बार में, तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक सबसे पहले इक्वल का साइन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये होता है हमारा इक्वल का साइन और ये हमें लगाना बहुत आवश्यक होता है। ये तो चाहे एक्सेल की बात करो, यदि आप वहां पर भी फॉर्मूला कोई लगाते हैं, एमएस वर्ड में भी अगर आपको परमिशन मिलती है तो उसमें भी आपको इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन एक्सेल में तो इक्वल के साइन से ही फॉर्मूला हमारा स्टार्ट होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया वर्कशीट प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे अभी यहाँ पर हमारे पास में 7 सीट हम यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए 7 नंबर, 6 नंबर, ये हमारी सारी वर्कशीट है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एमएस एक्सेल में प्रायः कितनी वर्कशीट आपको मिलती हैं। तो भाई 3 वर्कशीट मिलती हैं, उसके बाद की तो हम सारी इंसर्ट ही करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए इसमें शॉर्टकट की क्या है, क्योंकि हमें पहले तो यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर इसके बाद में इंसर्ट करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर देखना है कि हमें क्या इंसर्ट करना है, वर्कशीट या क्या। तो इसके बाद इतनी प्रोसेस ना करें तो इसकी शॉर्टकट की जो है वह है अल्ट के साथ में आई और डब्ल्यू को अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर अब 8 नंबर वर्कशीट भी हमारी जुड़ गई है। पहले 7 थी, अब 8 जुड़ गई। हम फिर से क्लिक करें तो अब 9 नंबर हो जाएगी। देखिए अब 9 नंबर यहाँ पर वर्कशीट हमें देखने को मिल गई है। तो इस प्रकार से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस आई डब्ल्यू। स्टूडेंट्स, इसके बाद में 31/8/2016 शिफ्ट 1 में पूछा गया था क्वेश्चन, अपने पीसी पर एक्सेल डॉक्यूमेंट रन करने के लिए आपको पहले निम्नलिखित में से किसे इंस्टॉल करना जरूरी है। तो देखिए, एडोब रीडर होता है जो वह पीडीएफ खोलने को होता है, जो कि ये पीडीएफ खुली है। देखिए ये एडोब रीडर की है। वीएलसी मीडिया प्लेयर में आप ऑडियो वीडियो को, आप मल्टीमीडिया जो भी टास्क है उसको आप पूरा कर सकते हैं। गेम्स में गेम। लेकिन एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए जो एमएस ऑफिस होता है, एक मेन प्रोग्राम है, उसमें फिर एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सब दिए होते हैं। तो उसके लिए आपको एमएस एक्सेल अगर अपने सिस्टम पर चाहिए तो उससे पहले आपको एमएस ऑफिस को यहाँ पर इंस्टॉल करना होगा। स्पष्ट इसको देखने के लिए आप 2007 में, 2003 में आप जब स्टार्ट मेन्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि एमएस ऑफिस का हमारा साइन होता कैसा है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो भी रहेगा उसको आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप जब एमएस एक्सेल को ओपन करना है तो उससे पहले आपको एमएस ऑफिस को यहाँ पर यूज करना पड़ता है, ठीक है ना। अब उसके बाद एमएस एक्सेल में डाटा का एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का सबसे आसान तरीका, तो देखिए सबसे तरीका तो ये भी है कि हम यहाँ से कट करें और यहाँ से कट कर लें इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दें, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे आसान तरीके की बात करी जा रही है
तो देखिए यहाँ पर अगर हमें दिया होता कि कट और कॉपी करके तो हम उसको लगाते, लेकिन इसमें दिया है हमें ड्रैग एंड ड्रॉप पद्धति के द्वारा। अब ड्रैग एंड ड्रॉप पद्धति है क्या, तो देखिए हम इस डाटा पर अगर हमने क्लिक किया और जब ये प्लस का साइन बन जाता है, अगर हम इस पर क्लिक करके और इस डाटा को कहीं भी रख दें तो ये हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू कहलाता है, ये पद्धति कहलाती है। इसके द्वारा डाटा को बहुत आसानी से कहीं पर भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्योंकि 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला था मैं इस वीडियो में, तो देखिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक एक्सेल शीट में चुने गए तालिकाओं पर पूर्व निर्धारित लेआउट प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ये तालिका हमारी टेबल हो गई है, अब इस टेबल में हम पूर्व निर्धारित मतलब ऑटो फॉर्मेट का यूज करके हम पहले से निर्धारित तालिकाओं की डिजाइन को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एक शीट है, हमारा टेबल है, अब हम इसमें अगर फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे तो यहाँ पर हमें पहले से निर्धारित, यहाँ पर हमें कलर वगैरह की डिजाइन हमें नहीं करना है, ऑटोमेटिक जो पहले से यहाँ पर डिजाइन है हम उसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर तरह तरह के यहाँ पर फिल्टर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक लग गया है और यहाँ पर कलर की डिजाइन भी इस टेबल में हो गई है। इसके बाद अगर हम चेंज करना चाहेंगे, हमें ये पसंद नहीं आता है तो हम इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, सभी प्रकार का चेंजेस कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा ऑटो फॉर्मेट का यूज करते हैं हम जब पूर्व निर्धारित लेआउट्स का हमें यहाँ पर प्रयोग करना होता है अपनी टेबल में। तो स्टूडेंट्स, ये थे 10 क्वेश्चन जिनके बारे में आज की वीडियो में बात की गई है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और मुझे विश्वास है हो सकता है आपके एग्जाम में भी इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने कहा एक तो एक ही, इसमें से कह नहीं सकते हैं। देखिए एग्जाम के लिए पेपर तो डिजाइन अलग हो रहे हैं ना, तो आपको कौन से क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर जो ये एक्सेल की हमारी पीडीएफ है इसमें लगभग अगर हम बात करें तो कितने 340 क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर तैयार किए हैं जो कि पहले से पेपर में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप इसकी स्टडी कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि एमएस एक्सेल का कोई भी क्वेश्चन जो सीपीसीटी के एग्जाम में आएगा वो इससे बाहर नहीं होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही सभी टॉपिक, चाहे वह एमएस वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, एमएस एक्सेल हो, सभी के टॉपिक के वाइज इसमें पेपर रखे गए हैं और आप इनको ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, डाटाबेस हो, इंटरनेट हो, नेटवर्क हो, सभी प्रकार के टॉपिक, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको हमने छोड़ा हो। टोटल 52 जो क्वेश्चन होते हैं सीपीसीटी के एग्जाम में, उन सभी को टॉपिक वाइज डिवाइड करके आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हैं ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर से पास हो सके तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से परचेस कर लीजिए। ये क्वेश्चन का जो आपको नोट्स मिलेंगे ये आपके व्यापम और कोड में भी आपको हेल्पफुल होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में कमेंट कीजिए। हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगता है इसके बारे में कमेंट कीजिए। क्या विशेषता आपको अच्छी लगती है पढ़ाने में, उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी हेल्प करें तो इसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और उस पर जो भी मैं वीडियो वहां पर सेंड करता हूं आपको विथ मैटर, उसको आप अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में लगाएंगे तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छा कंटेंट भविष्य में पटवारी, कोर्ट और व्यापम की जो भी ग्रेड 3 ग्रेड 2 की वैकेंसी आएंगी उनके लिए आपको कंटेंट मिलता ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।